लगातार मिल रही असफलताओं से निराश न हो दोस्तों, क्योंकि कहा जाता है कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताले को खोल देती है। मैं मनोज कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमने अपने पिछले सेशन में भारत की कुछ नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित हमने बात कर ली थी। आज हम बात कर रहे हैं एक नए सेशन पे जो कि भारत की झीलें हैं। लेकिन मैं बता दूं कि आपको अपनी इन लगातार जो प्रयास आप कर रहे हैं, मेहनत जो आप कर रहे हैं, इस मेहनत के प्रति अगर सही रेस्पॉन्स अगर नहीं मिल रहा है तो निराशा में नहीं आना है, क्योंकि हम बार बार जब प्रयास करते हैं तो एक ऐसा आखिरी प्रयास भी आता है जब हम सफलता के उस पायदान को प्राप्त कर लेते हैं। चलिए आज हम अपनी नए सेशन में भारत की झीलों के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, झीलें जो हैं, इन झीलों में अगर हम इनके स्वभाव के आधार पर वर्गीकरण करें, अगर हम इनके निर्माण प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकरण करें, तो हमें अलग अलग तरीके से अलग अलग झीलों को देखने का मौका मिलता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि अगर हम जल के स्वभाव को देखें, अगर हम जल के स्वभाव को देखें तो जल के स्वभाव के आधार पर जो झीलें आ जाती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, कुछ झीलें आती हैं जिन्हें हम मीठे पानी की झीलें कहते हैं, और कुछ झीलें आती हैं जिन्हें हम खारे पानी की झीलें कह देते हैं। ठीक है, तो स्वभाव क्या है भाई, झील का जो जल है वो मीठा है या खारा है, इस आधार पर तो दो भाग बना दिए। अगर हम खारे पानी की झीलों की बात करें तो खारे पानी की झीलों में हम देखेंगे कि कोई झील है जिसका जल सर्वाधिक लवणीय है। अगर हम भारत में सर्वाधिक लवणता, अगर हम बात करते हैं भारत में, तो भारत में सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? कौन सी है भाई कृष्ण? कौन सी झील है जो सर्वाधिक लवणीय झील है? तो यहां हम बात करेंगे, बोलिए, यहां हम बात करेंगे भारत की जो पंचपदरा, भारत की जो पंचपदरा झील आ जाती है, जो कि कहां पर है? राजस्थान में है, बाड़मेर जिले में आ जाती है। तो ये जो पंचपदरा है, इस पंचपदरा झील में जल का जो लवणता है, जल में जो लवणता है उसकी मात्रा सर्वाधिक देखने को मिल जाती है। वहीं अगर हम बात करें कि भाई सबसे बड़ी क्षेत्रफल में भारत की सबसे बड़ी जो लवणीय झील है, इस झील में हम बात करते हैं किसकी? तो यहां पर नाम आ जाता है चिल्का झील। कौन सी झील आती है भाई? चिल्का झील। और ये जो चिल्का झील है ये कौन से राज्य में है? तो चिल्का झील आ जाती है ओडिशा में। ठीक है, हमने क्या बात की है कि भाई भारत की सबसे बड़ी क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है ये चिल्का झील है। लेकिन झील का जो जल है उसमें लवणता के आधार पर अगर सर्वाधिक जो लवणता मिलती है वो किसकी आ जाती है? ये पंचपदरा झील की आ जाती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इन्हीं दो प्रश्न को आपको विश्व के संदर्भ में बताना है, भाई विश्व में सर्वाधिक खारे पानी की झील और विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी होगी? तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम विश्व में सबसे ज्यादा खारे पानी की बात करते हैं तो ये खारापन आ जाता है भाई लेकवोन। कौन सी झील है? लेकवोन। और ये लेकवोन कहाँ की है भाई? ये टर्की की है। लेकवोन कहाँ की है? टर्की की। वहीं अगर हम बात करें कि भाई क्षेत्रफल में सबसे बड़ी, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी खारे पानी की झील आ जाती है कैस्पियन सागर। कौन सी झील आती है? कैस्पियन सागर झील आ जाती है, जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी खारे पानी की झील। लेकिन संदर्भ किसका ले रहे हैं? विश्व का। अगर भारत में पूछा जाता है सबसे बड़ी तो चिल्का झील, अगर विश्व में पूछा जाता है तो कैस्पियन सागर झील हो जाती है। यहीं अगर हम मीठे पानी की बात कर रहे हैं कि भाई मीठे पानी की सबसे बड़ी कौन सी हो जाती है, तो ध्यान दीजिएगा वुल्लर झील आ जाती है। कौन सी झील आ जाती है? वुल्लर झील आ जाती है। कहां पर है भाई? जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील के रूप में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो झीलें हम पढ़ रहे हैं स्वभाव के आधार पर हमने देखा दो प्रकार की हैं, लेकिन जब झीलों के निर्माण की बात आती है, भाई झीलें बनी कैसे हैं, तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अगर हम झीलों का वर्गीकरण देखें दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ झीलें हैं जिनका निर्माण हो जाता है भाई विवर्तनिक क्रिया से।
कौन सी क्रिया से? विवर्तनिक क्रिया से। जैसे उत्तर भारत में अगर देखें तो हिमालय पर्वत, कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत में जब समय स्थिति बनती है, विवर्तनिक आंतरिक घटनाएं होती हैं, तो कुछ भूमि का भाग नीचे धंस जाता है और इस धंसे हुए भाग में जब झीलों का निर्माण होता है तो ऐसी झीलों को हम क्या कहते हैं भाई? विवर्तनिक झील कह देते हैं। ठीक है, जैसे वुल्लर झील जो है एक विवर्तनिक झील का उदाहरण है। उसके बाद में चलें तो कुछ झीलें आती हैं जिन्हें हम कहते हैं हिमानी झील। पर्वतीय, उच्च पर्वतीय भागों में, भाई ये कहाँ पर बनेंगी? ये उच्च पर्वतीय भागों में बनेंगी और उच्च पर्वतीय भागों में इनका जो निर्माण होता है वो बर्फ के पिघलने से, किससे होगा? ये बर्फ के पिघलने से बनने वाली झीलें हो जाती हैं। जैसे उत्तराखंड में नैनीताल, दोदीताल, सातताल, इस प्रकार की जो झीलें हैं वो बर्फ के पिघलने से निर्मित होने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद में चलें तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भाई गोखुर झील, यानी गाय के खुर के समान। ऑक्सबो झील की हम बात कर रहे हैं। जब नदी सर्पिलाकार रूप में प्रवाहित होती है, इसे कहते हैं भाई मियांडर अपवाह है। एसएससी में कई बार देखो ऐसी शब्दावलियों का प्रयोग कर लिया जाता है। मियांडर अपवाह है, तो मियांडर अपवाह है, सर्पिलाकार जो अपवाह है इसको हम मियांडर अपवाह कहते हैं। और जब नदी प्रवाह कर रही होती है तो मार्ग अवरुद्ध होने पर अब नदी का जो मार्ग है वो सीधे ही प्रवाहित हो जाता है। तो नदी ने अपने इस विसर्प को छोड़ दिया। यहाँ पर किसको छोड़ा है? इस विसर्प भाग को छोड़ दिया और यहाँ पर जो जल एकत्रित रहता है इसे हम कहते हैं भाई गोखुर झील, यानी गाय के खुर के समान बनने वाली झीलें। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं तो झील आती है पलाया झील। और पलाया झील जो बनती हैं ये शुष्क प्रदेशों में बनने वाली झीलें हैं। कौन से क्षेत्रों में बनेंगी भाई? तो ये बन जाती हैं शुष्क क्षेत्रों में। और शुष्क क्षेत्रों में वायु अपर्दन के द्वारा निर्मित जो गर्त होते हैं, वायु अपर्दन के द्वारा, मान लीजिएगा कि ये मरुस्थलीय क्षेत्र है और इस मरुस्थलीय क्षेत्र में इन बालुका स्तूपों के मध्य यहाँ पर ये गर्त का निर्माण हो गया और इस गर्त में जब वर्षा काल में जल भरने से झीलों का निर्माण हो जाता है तो इस प्रकार की झीलों को हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं पलाया झील। इनको देखो स्थानीय भाषा में टाट अथवा रन भी कहा जाता है। हालांकि जो पलाया झीलें हैं जब इनमें जल सूख जाता है तो जो दलदल शेष रहती है, इस दलदल के लिए दो शब्दावलियां काम में ली जाती हैं, टाट अथवा रन। क्या कहेंगे इनको? टाट अथवा रन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत में कच्छ का रन आप देखते हैं तो कच्छ का रन एक दलदली क्षेत्र है भी, और दलदली क्षेत्र के लिए हमने किसका प्रयोग किया है? टाट अथवा रन शब्दावली का प्रयोग किया है, जो किसके सूखने से बनती हैं? पलाया झीलों के सूखने से बन जाती हैं। आगे हम बात करें तो कुछ झीलें आती हैं जिनको लेगून झील, और इन्हीं को अगर हम बात करते हैं तो इनको अनूप झील भी कहते हैं। कौन सी झीलें कहेंगे? अनूप झीलें। देखो निर्माण कैसे होगा? जो तटीय निम्न भूमियां हैं, मान लीजिएगा प्रायद्वीपीय भारत और ओडिशा में यहाँ पर जो तटीय निम्न भूमियां हैं, इन निम्न भूमियों में ज्वारीय जल भरता है। कौन सा जल आ जाता है? ज्वारीय जल आ रहा है। और ये जो ज्वारीय जल है ये कहाँ से आ रहा है? तो सागर की ओर से आ रहा है। और सागर का जो जल है वो कैसा होता है भाई? ये खारा जल है। तो सागरीय जो खारा जल है, इस खारे जल के द्वारा जब ज्वारीय लहरें आती हैं तटीय निम्न भूमियों में जब जल भर जाता है तो इस प्रकार से बनने वाली झीलों को कहते हैं लेगून झील। इन्हें कहा जाता है अनूप झील। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमने जो झील देखी है ये आ जाती है चिल्का। कौन सी झील है भाई? चिल्का। कौन से राज्य में है? ओडिशा में। भारत की सबसे बड़ी लेगून का उदाहरण अगर देखें तो ये चिल्का झील आ जाती है, जो कहां पर है भाई? ओडिशा में। कुछ ऐसी अन्य झीलें भी हैं, जैसे कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में आ जाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं पुल्लिकट झील है, जो कि आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पर आ जाती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जो लेगून है, इन लेगून में जल कैसा होता है? इन लेगून में जल होता है भाई खारा। कैसा हो जाता है? खारा। ठीक है, उसके बाद चलें तो अब देखिएगा कुछ झीलें हैं जिनको हम क्रेटर झील कहते हैं। तो सबसे पहले तो बात ये आती है क्रेटर किसको कहते हैं? क्रेटर कहेंगे कि भाई जब ज्वालामुखी क्रिया होती है, जब ये मान लीजिएगा धरातल है
और धरातल के नीचे से यहाँ से ये जो तप्त तरल पदार्थ है ये एक क्रिया के द्वारा बाहर आकर जमा होता है। इस क्रिया को हम कहते हैं ज्वालामुखी क्रिया। कौन सी क्रिया है? ज्वालामुखी क्रिया। और ज्वालामुखी क्रिया में ये जो ज्वालामुखी का मुख है, ये जो ज्वालामुखी का मुख है, इस मुख को हम कहते हैं भाई क्रेटर। इसको क्या कहेंगे? इसको क्रेटर कहेंगे। और इस क्रेटर में कभी कभी हम देखते हैं कि जब ज्वालामुखी मृत प्रकार का होता है, ज्वालामुखी में अगर हम उद्गार की निरंतरता के आधार पर वर्गीकरण करें तो सक्रिय ज्वालामुखी आ जाता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी आ जाता है और शांत ज्वालामुखी आ जाता है। सक्रिय जिसमें से निरंतर उद्गार होता रहता है, प्रसुप्त जो एक बार उद्गार के बाद में कुछ समय तक शांत रहता है, और शांत ज्वालामुखी जो एक बार उद्गार के बाद में कभी कोई उद्गार नहीं करता। ठीक है, तो ये जो मृत ज्वालामुखी का मुंह होता है इसको कहते हैं भाई, ज्वालामुखी के मुख को तो कहते हैं क्रेटर। और जब मृत ज्वालामुखी के मुख में वर्षा काल में जब जल भर जाता है तो इससे बनने वाली झील को कहते हैं क्रेटर झील। क्या कहते हैं? क्रेटर झील कह देते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें कि हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर कभी कभी आकाशीय खगोलीय पिंड आकर टकराते हैं और इन खगोलीय पिंडों को कहते हैं भाई उल्का। और उल्का जहां गिरती है तो ऐसी झीलों को भी हम क्रेटर झील की श्रेणी में रख देते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि सर महाराष्ट्र में एक झील है, कौन सी आ जाती है? लोनार झील। कौन सी आ जाती है भाई? लोनार झील आ जाती है। तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी प्रकार हैं, कभी न कभी प्रश्न बन जाता है कि भारत की प्रमुख लेगून झील कौन सी है, भारत की प्रमुख क्रेटर झील कौन सी है, निम्न में से कौन सी झील हिमानी है, या कौन सी झील जो है वो पलाया झील का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद चलें तो देखो अब हम बात कर रहे हैं भारत की झीलों के बारे में कुछ विशेष तथ्य, और इन विशेष तथ्यों में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि भाई भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। ठीक है भाई, सबसे बड़ी झील पूछे, अगर भारत की सबसे बड़ी झील पूछी जाती है तो भारत में खारे पानी और मीठे पानी दोनों को मिला दिया जाए, संपूर्ण झीलों में अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी झील कौन सी है तो वो आ जाती है कौन सी? चिल्का झील। कौन सी झील आती है? चिल्का। क्षेत्रफल में भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का। लेकिन अगर आपको ताजे पानी में और खारे पानी में अलग अलग पूछा जाता है तो ताजे पानी की जो सबसे बड़ी झील आ रही है ये तो कौन सी आ जाती है भाई? वुल्लर झील। और वुल्लर झील का संबंध कहां से है? जम्मू कश्मीर से। कहां से है भाई? जम्मू कश्मीर। उसके बाद में सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है ये कौन सी है? चिल्का। और चिल्का झील का संबंध किस राज्य से है? तो चिल्का झील आ जाती है ओडिशा में। कौन से राज्य में है? ओडिशा में। और ये जो चिल्का झील है दोस्तों, ये भारत का प्रथम रामसर साइट क्षेत्र भी है। भारत का प्रथम रामसर साइट क्षेत्र भी है। भारत की पहली नम आर्द्र भूमि, भारत की प्रथम नम आर्द्र भूमि अगर पूछी जाती है तो ये कौन सी झील आ जाती है भाई? चिल्का झील आ जाती है, जो कि ओडिशा में। और क्या विशेषता है सर? भारत की सबसे बड़ी लेगून झील भी है, भारत की सबसे बड़ी लेगून भी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में देखें कि भाई भारत में सर्वाधिक लवणता वाली झील की अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाती है पंचपदरा झील। कौन सी आ जाती है भाई? पंचपदरा झील आ जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर देखें तो भाई भारत में एक प्रमुख झील आती है जो पूर्वोत्तर भारत से संबंधित है। ठीक है, यहां अगर हम बात करें कि सर पूर्वोत्तर भारत, और ये जो पूर्वोत्तर भारत है इसमें हम बात कर रहे हैं 7 सिस्टर स्टेट की, और 7 बहन राज्यों में पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ी झील, तो ये सबसे बड़ी झील आ जाती है भाई लोकटक झील। कौन सी आती है? लोकटक झील। और इस लोकटक झील की अगर हम बात करें तो ये कौन से राज्य में है भाई? मणिपुर में। कौन से राज्य में है? मणिपुर में हो जाती है। ठीक है, अब लोकटक झील जो है पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील तो हो जाती है। अच्छा प्रश्न ये है कि भाई इस झील में एक राष्ट्रीय उद्यान है,
लोकटक झील में छोटे बड़े कुछ द्वीप हैं और इन द्वीपों पर जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, एक द्वीप पर आ जाता है भाई केबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान, जिसे भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। ठीक है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क अगर पूछा जाता है केबुल लामजो का संबंध तो लोकटक झील से हो जाता है। एक बार एसएससी में देखो एक अच्छा प्रश्न आया था लोकटक झील से कि भाई कौन सी झील है जो फुमडीज के लिए जानी जाती है, फुमडीज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो फुमडीज के लिए जो प्रसिद्ध झील है ये भी कौन सी हो जाती है, लोकटक झील हो जाती है। फुमडीज क्या होते हैं, देखो जब इसी झील में द्वीप पर जीव जंतु और वनस्पति का विकास होता है तो जब लहरें आती हैं तो प्रतिवर्ष क्या करती हैं, यहाँ पर एक नई मिट्टी की परत जमा होती रहती है और बहुत लंबे समय के बाद में अगर देखें तो वनस्पति दबते रहने से वहाँ पर जीवाश्म का निर्माण हो जाता है। तो जीवाश्म युक्त द्वीपों को क्या कहा जाता है, फुमडीज कहा जाता है। ठीक, उसके बाद में देखें तो जो भारत है, इस भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अगर झील की बात करते हैं तो ये झील आ जाती है भाई चोलामू, और चोलामू झील का संबंध है सिक्किम से। कौन से राज्य में है भाई, सिक्किम राज्य में। यही अगर हम बात करें भारत की सर्वाधिक गहरी झील तो ध्यान दीजिएगा जम्मू कश्मीर में स्थित जो मानसबल झील है, ये मानसबल झील आ जाती है भारत की सबसे गहरी झील। और उसके बाद देखें सबसे बड़ी लेगून को अभी हमने बात की है भाई चिल्का, जो कि कौन से राज्य में है, ओडिशा राज्य में। और उसके बाद में देखिए उल्कापिंड से निर्मित झील आ जाती है भाई लोनार। ठीक है, और ये जो लोनार झील है ये है बुलडाना जिला, और बुलडाना जिला कहाँ पर है भाई, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में स्थित जो लोनार झील है ये भारत की एक प्रमुख उल्कापिंड से निर्मित झील हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य इवेंट थे भाई जो हम बात कर रहे थे भारत में झीलों को लेके। कुछ ऐसे ही इवेंट दोस्तों आप देख सकते हैं विश्व के संदर्भ में भी। जितने प्रश्न आपके सामने यहाँ भारत को लेके हैं उतने ही प्रश्न हम कहाँ से बात कर सकते हैं, विश्व के भूगोल में ले सकते हैं। जैसे विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील की अगर हम बात करेंगे लेक सुपीरियर आ जाती है। अगर खारे पानी की बात करेंगे कैस्पियन सागर झील आ जाती है। अगर हम सर्वाधिक लवणता की बात करेंगे तो भी टर्की की लेकवोन आ जाती है। अगर सर्वाधिक ऊंचाई की बात करेंगे तो यहाँ पर टिटिकाका झील आ जाती है। सर्वाधिक गहरी झील की बात करेंगे तो भाई बेकाल झील आ जाती है। ठीक है, तो ये कुछ और उदाहरण हो जाते हैं जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में झीलों को लेके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे अगर हम बात करें तो भाई भारत की कुछ प्रमुख जो झीलें हैं, इन झीलों को राज्यों के आधार पर भी कौन सी झील कहाँ पर स्थित है, महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं इनकी हम पहले चर्चाएं कर चुके हैं। लेकिन कुछ और भी झीलें आ जाती हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ राज्यों के आधार पर हमने एक सारणी बना रखी है कि भाई किस राज्य में किस केंद्र शासित प्रदेश में कौन सी झील हो जाती है। तो यहाँ देखिएगा आप कि भाई भारत का जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, अब हम राज्य नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर वुल्लर झील है, डल झील है, शेषनाग, वेरीनाग, इस प्रकार की कुछ झीलें आ जाती हैं। और ये जो शेषनाग झील आती है यहाँ से दोस्तों किसी नदी का उद्गम हुआ था क्या, कौन सी नदी का, झेलम नदी का उद्गम हो जाता है। जोड़ के रखना है, पहले आपने जो कंटेंट पढ़ लिया है उसको नए कंटेंट के साथ में जोड़ के रखना है ताकि हमारा जो सिलेबस है वो सही तरीके से अपडेट रहता रहे। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा लद्दाख की अगर हम बात करें तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में जो झीलें पाई जाती हैं उनमें एक खास बात है। अगर आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा शेषनाग है, वेरीनाग है, अनंतनाग है, इस प्रकार से जो नाग शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है वो लास्ट में हो रहा है। ठीक है, तो एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो शेषनाग, अनंतनाग, वेरीनाग झीलें हैं ये कहाँ पर हैं, जम्मू कश्मीर। अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में जो झीलें हैं इनके पहले देखिएगा एक विशेष शब्द है तसो। ठीक है, जैसे तसोकर झील आ जाती है, तसो मरीरी आ जाती है, तसो पेंगोंग आ जाती हैं। तो ये सभी झीलें कहाँ पर हैं भाई, ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में हो जाती हैं। पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब में रोपड़ है, हरीके, और जो हरीके है यहाँ पर हमने बात की थी कि नदी आती है भाई सतलज नदी। कौन सी नदी आ रही है, सतलज। और इस सतलज नदी से एक नदी मिलती है जिसका नाम क्या है, व्यास। सतलज व्यास का संगम कहाँ होता है, हरीके बैराज से। और हरीके बैराज में ही देखें तो यहाँ से एक नहर निकाली गई थी भाई, कौन सी, IG
एनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम कहां से है? हरिके बैराज से। और हम बात कर रहे थे सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध के पीछे, भाखड़ा नांगल बांध के पीछे किस तालाब का निर्माण हुआ है? तो गोविंद सागर जलाशय का निर्माण किया गया है। ठीक है। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो कुछ मीठे और कुछ खारे पानी की झीलें यहां पर हो जाती हैं। अगर हम बात करें राजस्थान के मीठे पानी की झीलों में पवित्र झील पुष्कर आ जाती है, राजस्थान की सबसे बड़ी झील जयसंबंध झील आ जाती है, राजसमंद, पिछोला, ये कुछ महत्वपूर्ण झीलें आ जाती हैं। ठीक है। अगर हम राजस्थान में खारे पानी की झीलों की बात करें, खारे जल की झीलों की बात करें तो भारत की सर्वाधिक लवणता रखने वाली झील की बात आप कर चुके हैं। कौन सी झील है भाई? पंचपदरा। कौन सी झील आ जाती है? पंचपदरा झील। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो सबसे बड़ी जो आ जाती है राजस्थान में सबसे बड़ी तो ये आ जाती है भाई सांबर झील। इसके अतिरिक्त लूणकरणसर है, डीडवाना है, ये राजस्थान की कुछ अन्य खारे पानी की झीलें हो जाती हैं। आगे अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा गुजरात, गुजरात में आ जाती है नल सरोवर और नारायण सरोवर झील। ठीक है। महाराष्ट्र में बात कर चुके हैं लोनार झील की, जिसका निर्माण हुआ है किसके द्वारा भाई? उल्कापिंड के द्वारा। किसके द्वारा? उल्कापिंड के द्वारा। कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं पंपा सरोवर, बेलांदुर, पंपा सरोवर और बेलांदुर, ये कुछ महत्वपूर्ण झीलें हो जाती हैं। उसके बाद देखें तो देखिएगा केरल, और केरल जो है ये भारत के, केरल जो है भारत के किस तट पर स्थित है भाई? तो हम बात करेंगे केरल जो है ये भारत के मालाबार तट पर, केरल का जो तटीय भाग है ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है भाई मालाबार तट। ठीक है। और इस मालाबार तट पर यहाँ पर छोटी लेगून पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? छोटी लेगून पाई जाती हैं। ठीक है। इन छोटी लेगून को यहाँ पर कहा जाता है भाई कयाल। क्या कहेंगे इनको? इनको कहेंगे कयाल। ध्यान दीजिएगा कयाल भारत के किस तट पर मिलती हैं? तो मालाबार तट पर मिलती हैं। ठीक है। उसके बाद में कि भाई ये जो मालाबार तट है इसका विस्तार किस राज्य में देखा? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कौन से राज्य की? केरल राज्य की। और केरल राज्य में यहाँ पर कौन कौन सी झीलें आ जाती हैं? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कुछ झीलों की। देखिएगा अष्टमुडी झील आ जाती है, वेम्बनाड झील आ जाती है, सस्ता कोटम आ जाती है, पुनामदा आ जाती है। इस प्रकार की कुछ झीलें हैं जो कहाँ पर मिलती हैं भाई? केरल में मिल जाती हैं। केरल में एक झील आती है पुनामदा, और ये जो पुनामदा झील है इस पुनामदा झील में यहाँ पर एक नौका दौड़ का खेल होता है, नौका दौड़। और नौका दौड़ जो है इसमें एक ट्रॉफी रखी गई है जिसे कहा जाता है नेहरू ट्रॉफी। तो ध्यान दीजिएगा नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है भाई? नौका दौड़ से है। किस राज्य में किया जाता है? केरल राज्य में। केरल में नौका दौड़ का कार्य किस झील में किया जाता है? तो कौन सी झील आ जाती है? पुनामदा झील आ जाती है। ठीक। उसके बाद में देखें तो आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में हम बात कर रहे हैं कोलेरू झील और पुल्लिकट झील की। कोलेरू झील की अगर हम बात करें तो देखिएगा यहाँ पर दो नदियां आ जाती हैं। एक नदी तो हम पढ़ रहे थे भी गोदावरी, और एक नदी हम पढ़ रहे थे कृष्णा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की हम बात कर रहे थे तो ये तो गोदावरी नदी, और दूसरी लंबी नदी प्रायद्वीपीय भारत में कृष्णा। और इन दो नदी डेल्टाओं के मध्य यहाँ पर एक झील आ जाती है जिसका नाम क्या था भाई? कोलेरू झील। कौन सी झील है? कोलेरू। कोलेरू एक लेगून झील का उदाहरण है। कौन सी झील का उदाहरण है? लेगून झील का उदाहरण है। लेकिन ये कौन से जल की लेगून है? तो यहाँ पर हम बात करेंगे ये मीठे जल की लेगून है। अभी हमने बात की थी कि भाई लेगून झीलें सागरीय जल से बनती हैं। सागरीय जल कैसा होता है? खारा होता है। तो जनरली जो लेगून देखने को मिलती हैं वो खारी। अब यूनिक प्रश्न ये है कि भारत की ऐसी कौन सी लेगून है जो मीठे पानी की है? तो कौन सी आ जाती है? कोलेरू आ जाती है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि ये गोदावरी और कृष्णा नदी डेल्टाओं के मध्य होने के कारण यहाँ पर नदी का मीठा जल आकर मिल जाता है और ये मीठे पानी की एक लेगून हो जाती है। ठीक है। उसके बाद में पुल्लिकट झील की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर आंध्र प्रदेश में स्थित एक झील आ जाती है भाई पुल्लिकट झील। लगभग 86% पार्ट जो है झील का वो आंध्र प्रदेश में है, और शेष भाग कहां पर आ जाता है भाई? तमिलनाडु राज्य में आ जाता है। अच्छा प्रश्न क्या है यहाँ कि इस झील में
पुल्लिकट झील में यहां पर एक द्वीप है और द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा। कौन सा द्वीप है भाई? श्रीहरिकोटा द्वीप। और इस श्रीहरिकोटा द्वीप को देखें तो यहां पर सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है। भारत का एक प्रमुख अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र जिसका नाम क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र। कौन से द्वीप पर है भाई? श्रीहरिकोटा द्वीप पर। द्वीप का संबंध किस झील से है? पुल्लिकट झील से। और कौन से राज्य में आ जाती है? तो भाई आंध्र प्रदेश में आ जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो देखिएगा आगे आ जाता है ओडिशा। और ओडिशा में हमने देखा चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी लेगून, हमने बात कर ली, भारत की सबसे बड़ी लेगून हो जाती है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील हो जाती है। ठीक है, और भारत का प्रथम क्या हो जाता है भाई? रामसर साइट क्षेत्र, भारत की पहली नम आर्द्र भूमि भी हो जाती है। ठीक है, सिक्किम की अगर हम बात करते हैं, चोलामू झील को हमने पढ़ा कि यह भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। वहीं असम की बात करें तो सोनबिल और दीपरबिल नामक यहाँ पर झीलें देखने को मिलती हैं। मणिपुर में हमने देखा लोकटक झील, और लोकटक झील के बारे में हमने बात की पूर्वोत्तर की ये सबसे बड़ी झील है, पूर्वोत्तर की ये सबसे बड़ी झील हो जाती है। और ये जो झील है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भाई यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फुमडीज के लिए प्रसिद्ध हो जाती है। और यहाँ पर हमने देखा था एक क्या था भाई? तैरता हुआ, क्या आ जाता है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, फ्लोटिंग नेशनल पार्क की बात कर रहे थे। और फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है? तो यहाँ पर हम बात करेंगे केबुल लामजो। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? केबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों कौन सी झील में है? लोकटक झील में। कौन से राज्य में है? तो यहां पर आ जाता है भाई मणिपुर में। वहीं अगर हम त्रिपुरा की बात करते हैं तो त्रिपुरा में एक झील आ जाती है भाई रुद्र सागर झील। कौन सी झील आ जाती है? रुद्र सागर झील। और इस रुद्र सागर झील की बात करें तो इसी के नाम से संबंधित हम त्रिपुरा राज्य में, यहां पर त्रिपुरा राज्य में तो हम बात कर रहे हैं किसकी? रुद्र सागर झील की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां जो असम राज्य आ रहा है, इस असम राज्य में देखें तो रुद्र सागर बेसिन आ जाता है। और रुद्र सागर बेसिन अगर पूछा जाता है तो ये बेसिन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आ जाता है भाई पेट्रोल के लिए। रुद्र सागर बेसिन अगर पूछा जाता है तो ये असम में स्थित प्राकृतिक तेल का, पेट्रोलियम का एक प्रमुख खनन केंद्र है। अगर रुद्र सागर झील पूछी जा रही है तो ये कहां पर आ जाती है भाई? त्रिपुरा में आ जाती है। ठीक है, उसके बाद देखें तो देखिएगा हरियाणा में हम बात करेंगे सूरजकुंड झील की। अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर, और नदी कौन सी आ रही थी? तो भाई रिहंद नदी का जल इसमें आकर गिर जाता है। उत्तराखंड में देखिएगा नैनीताल, भीमताल, सातताल, दोदीताल, कौन आ जाता है? दोदी ताल। तो गौर करें ये जो शब्दावली है ताल की, ये कहां पर देखने को मिल जाती है? उत्तराखंड में देखने को मिल जाती है। यहां पर देखिएगा सूरज ताल और चंद्र ताल, ये दो विशेष ताल कहां पर आ रहे हैं? ये आ जाते हैं भाई हिमाचल प्रदेश में। सूरज ताल, चंद्र ताल और सुंदर ताल, इनका संबंध कहां से है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। तेलंगाना में अगर हम बात करें तो हुसैन सागर आ जाती है, हिमायत सागर आ जाती है। और हमने पढ़ा था भाई निजाम सागर, कौन सी है? निजाम सागर। तो भाई बता दीजिएगा निजाम सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? फटाफट बताइए। निजाम सागर बांध का निर्माण हुआ था दोस्तों मंजरा नदी पर। कौन सी नदी पर? मंजरा नदी पर। और ये जो मंजरा नदी है किसकी सहायक नदी? सर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी थी गोदावरी। इस गोदावरी की एक सहायक नदी आ जाती है, कौन सी? मंजरा नदी। और इस मंजरा नदी पर कौन सा बांध था? निजाम सागर बांध। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? निजाम सागर झील जो है वो कहां पर आ जाती है? तो भाई तेलंगाना में आ जाती है। अगर हम मध्य प्रदेश में देखें तो यहां पर भोज झील आ जाती है, और एक झील का नाम है तवा वोहर। कौन सी झील आ जाती है? तवा वोहर। ऐसे जो झीलें हैं वो कहां पर हैं भाई? ये मध्य प्रदेश में हो जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो भारत है, इस भारत के विभिन्न राज्यों में ये कुछ महत्वपूर्ण झीलें हो गई दोस्तों। ठीक है, तो आज की अपनी इस क्लास में इतना ही।
हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में अगले चैप्टर को लेके, ठीक है। तब तक आप इनको रिवीजन में लाते रहिएगा और छोटे छोटे जो प्रश्न हैं उनकी एक सारणी आप बनाते चलो, क्योंकि हमें अपडेट करना है, अपने सिलेबस को पूरा करना है। प्रतिदिन अगर हम अपने सिलेबस का एक बिंदु कम करेंगे तो हमारा जो अचीवमेंट है हमें बहुत ही जल्द मिलने वाला है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।